हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम रसशास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रसशास्त्र का इंट्रोडक्शन, परिभाषा प्रकरण और द्रव्य प्रकरण। ठीक है, तो ये आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, कुछ अपन हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वैसे ही, और इंट्रोडक्शन में एक प्रयोजन रसशास्त्र का और रसशास्त्र का महत्व, मतलब कि रस औषधियों का क्या महत्व है, वो कैसे काष्ठ औषधियों से श्रेष्ठ है या बाकी औषधियों से श्रेष्ठ है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब कि रस शास्त्र में जो रस शब्द है उसको हम किससे ग्रहण करते हैं? पारद से ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रस का ग्रहण किया जाता है वो पारद से किया जाता है। लेकिन हम रसशास्त्र में सिर्फ पारद ही नहीं पढ़ते हैं, इसके अलावा भी महारस, उपरस, धातु, धातु, साधारण रस, चित्ता वर्ग, सुधा वर्ग, ये बहुत सारी चीज़ें, उपविश, विष, ये सब चीज़ें भी पढ़ी जाती है। ठीक है, पर यहाँ पे रस शब्द का ग्रहण जो होता है वो किससे किया जाता है? पारद से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, मतलब यहाँ पे जो रस है उसकी डेफिनेशन या एटमोलॉजी कि उसका डेफिनेशन कैसे हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्या भिद्यते। ठीक है, या रसनात् अभ्रकादि नाम धातु नाम कीर्तितो रस। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है कि पारद जो होता है वो स्वर्ण, रजत आदि धातुओं को क्या करता है? खा जाने की या उनको आत्मसात करने की शक्ति रखता है, कि उनके साथ मिलके वो गुणों की वृद्धि कर लेता है या वो किसी के साथ भी मिक्स हो जाता है, ऐसा मतलब बताया गया है कि पारद को स्वर्ण, रजत आदि धातुओं को खा जाने के कारण या धातुओं को अपने अंदर आत्मसात करने के कारण उसे रस कहा गया है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले दो कोटेशन आप याद कर लेना। रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्या भिद्यते, यहाँ धातु वाली रजत वाली धातु है, अपनी बॉडी वाली नहीं है, स्वर्ण रजत मतलब। और रसनात् अभ्रकादि नाम धातु नाम कीर्तितो रस, ये दोनों के अलग अलग आचार्य के पढ़ेंगे। रस रक्त समुच्चय और रस तरंगिणी। ठीक है, ये रस रक्त समुच्चय और रस तरंगिणी। उसके बाद जैसे ये ऊपर मैंने बताया आपको कि ये जो रस तरंगिणी के लेखक है वो कौन है? सदानंद शर्मा, ये वाला। और रस रक्त समुच्चय के हैं रस भागभट, ये वन वर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है, जरा रोग मृत्यु नाशा या रस सतीवा रसमत्ता, मतलब कि जो पारद का सेवन करने पर रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु का नाश हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कि मतलब जरा, रोग, मृत्यु तीनों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसे हम इस पारद को क्या कहते हैं? रस की संज्ञा दी गई है। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई। सॉरी, अब ये हो गई एटमोलॉजी या डेफिनेशन। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र। देखो, हिस्ट्री तो ऐसे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ कुछ चीज़ें इसमें अगर वन वर्ड में पूछी जाती है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट किया, जितना मतलब इम्पॉर्टेंट है वो बता दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आयुर्वेद में 2 परंपरा का उल्लेख मिलता है, वेद और एक संहिता। ठीक है, तो वेद जो है उसमें क्या मानते हैं कि प्रथम विषय, मतलब प्रथम चिकित्सक किसको माना है? रुद्र, मतलब भगवान शिव को। और संहिताएं क्या मानती है? प्रथम, मतलब संहिताएं किसको मानती है? प्रथम विषय, मतलब हम किसको मानेंगे? तो क्या ब्रह्मा जी को। हम यही मानते हैं कि आयुर्वेद के प्रथम उपदेष्टा कौन थे? ब्रह्मा जी। ठीक है, अब रस ग्रंथों में भगवान शिव को रस विद्या का प्रथम उपदेष्टा माना गया है। ठीक है, अब वैदिक काल में भी रसशास्त्र का स्वरूप मिलता है, ऐसा कहा गया है। तो हमको कैसे पता कि मतलब वैदिक शास्त्र में भी मिलता है? देखिए, क्योंकि वेदों में जो है वो चतुर्विध चिकित्सा का वर्णन मिलता है। चतुर्विध कौन सी? अथावणी, अंगिरसी, देवी और मनुष्य। इसमें से जो देवी चिकित्सा है उसमें रसशास्त्र का वर्णन मिलता है। ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं कि देवी चिकित्सा में किसका वर्णन मिलता है, या रसशास्त्र का वर्णन किस चिकित्सा में मिलता है? तो देवी चिकित्सा में। किसके अंदर? ये वैदिक चिकित्सा है। कितनी? 4 चिकित्सा, अथावणी, अंगिरसी, देवी, मनुष्य। ठीक है, अब ये हो गया वैदिक के अनुसार। फिर रसशास्त्र के प्रथम आचार्य नागार्जुन थे। अगर पूछे तो वन वर्ड में कि प्रथम आचार्य कौन थे? नागार्जुन, वो भी 2, कि नागार्जुन प्रथम, नागार्जुन द्वितीय, ऐसा करके भी बताया गया है। फिर मंत्र एवं तंत्र जो है वो सिद्धि प्राप्ति के साधन बताए, मतलब कि रसशास्त्र में हर जगह जो भी, मतलब कि रसशास्त्र हो, योग हो या हमारा आयुर्वेद हो, वहाँ जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं उनको प्राप्त करने के साधन बताए हैं। ठीक है, या मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, मंत्र और तंत्र, ये दो वर्ड यूज़ किए कि मंत्र और तंत्र के द्वारा आप सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, इसका डिटेल जानने की भी जरूरत है। वैसे मंत्र में भगवान मतलब वही पूजा पाठ हवन ये सब चीज़ें आ जाएगी, और तंत्र में बोलते हैं कि इसका अपोजिट मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब एक वर्ड मतलब आता है इसमें कुल मार्ग या कुल शास्त्र। ये कुल मार्ग कुल शास्त्र जो होता है वो किससे रिलेटेड है, भगवान शिव और पार्वती जी की स्टोरी से रिलेटेड है कि जो कुल है, जिनका कुल होता है, जैसे पार्वती जी का कुल होता है, उनके माता पिता है, तो उनको कुल मार्ग और अकुल में रखा गया है किनको, भगवान शिव जी को, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो इसके ज़्यादा डिटेल तो जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जो कोल शास्त्र वाले लोग होते हैं वो किसको, पंचमकार को मानते हैं। ये पंचमकार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कोल शास्त्र किसको मानता है, पंचमकार को। पंचमकार में क्या पांच म से चीज़ें, मध्य मांस मीन मुद्रा और मैथुन, ये 5 चीज़ें, और ये मानते हैं कि इनके सेवन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब हमारी इच्छाओं को हमको दबाना नहीं चाहिए, जो भी हो करना चाहिए। ये ऐसे थोड़े से रूल्स को मानने वाले थे। तो कोल शास्त्र पंचमकार को मानता है, और पंचमकार कहता है जो 5 चीज़ें हैं उनका सेवन करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये वन वर्ड के हिसाब से ये। अब देह सिद्धि और लोह सिद्धि। तो देह सिद्धि क्या होती है बताती हूँ। देह मतलब हमारी बॉडी, तो शरीर को जो स्थिर और अजर अमर बनाए, मतलब भारत का यूज़ करके या रसशास्त्र का यूज़ करके हम हमारी बॉडी को अगर स्थिर बनाते हैं, अजर अमर बनाते हैं या रोगों को नाश करते हैं, तो वो देह सिद्धि हो जाएगी। लोह सिद्धि मतलब कि निकृष्ट धातुओं को उत्कृष्ट धातुओं में परिणत करना। जैसे कि बोलते हैं कि लोहे से सोने बनाने का काम भारत द्वारा होता है, तो हाँ, उनका जो एटम वही चेंज करके मतलब लोहे से जो उसमें सोना बनाया जाता था पहले, ऐसा मानते हैं, आप पता नहीं। तो निकृष्ट धातुओं को उत्कृष्ट धातुओं में परिणत करना लोह सिद्धि होता है। ठीक है, तो देह सिद्धि लोह सिद्धि ये थोड़ा सा ही बताया हिस्ट्री में। सबसे पहले क्या अपन ने पढ़ा, वेद संहिता में क्या है, रसशास्त्र में भगवान शिव को मानते हैं, वैदिक काल में भी था। अगर अभी देखें तो रसशास्त्र के प्रथम आचार्य नागार्जुन, फिर और ये मंत्र और तंत्र सिद्धि ये पुराना है, मतलब वेदों में ही बताया गया है। कुल मार्ग कुल शास्त्र देह सिद्धि लोह सिद्धि। ठीक है, अब देखेंगे बाकी रसरक समुच्चय रस तरंगिणी, इन्होंने रसशास्त्र के बारे में बताया है। चरक जी ने भस्म का यूज तो मतलब वर्णन तो ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी रस औषधियों का कहीं कहीं वर्णन बताया है। जैसे मनशिला हड़ताल का वर्णन चरक चिकित्सा में कहीं कहीं आता है। जैसे कुष्ठ रोग, हाँ कुष्ठ के में है कि मनशिलादि लेप या ये ऐसे कहीं कहीं, तो कहीं मतलब उन्होंने भी रसशास्त्र का वर्णन कहीं कहीं किया है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रयोजन रसशास्त्र का प्रयोजन क्या है, तो 2 आचार्यों ने अलग अलग बताया। सबसे पहला है कि उसका मतलब कि रसशास्त्र है उसका निर्माण या उसका आविष्कार धातुवाद के लिए नहीं हुआ था, देहवाद के लिए हुआ था। मतलब धातुवाद क्या, वही निकृष्ट धातुओं को उत्कृष्ट बना, मतलब सोना बनाने के लिए नहीं यूज हुआ था, रोग मतलब लोगों के लिए हुआ था, उनको रोगों को दूर करने के लिए। और अगर रोग नहीं होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तो वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाले होंगे। तो रसशास्त्र का वर्णन किसके लिए हुआ था, देहवाद के लिए, ये उसका प्रयोजन हो गया। फिर ये दूसरे आचार्य ने रसोपनिषद के अनुसार बताया है, 4 प्रयोजन इनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, पहला देखो धर्म अर्थ और काम की पूर्ति, लास्ट देखो मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ऐसे याद रखना। तो पहला हो जाएगा धर्म अर्थ कामनाओं की पूर्ति, लास्ट हो जाएगा मोक्ष की प्राप्ति। अब देखो पहले में धर्म अर्थ काम, ठीक है, ये तीनों की पूर्ति तो हुई। अब उसके लिए वैभव भी तो चाहिए, राज्य भी तो चाहिए ना, तो नष्ट राज्य या वैभव की प्राप्ति भी और उसकी वृद्धि भी। अगर प्राप्त है तो उसकी वृद्धि करो, या फिर नहीं हो तो उसकी प्राप्ति करना। फिर तीसरा, अब ये सब चीज़ें हैं तो उसके लिए जिंदा रहना भी है कि दीर्घ आयु होगी तो हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे, मतलब राज्य का, वैभव का। तो दीर्घ आयु और यौवन की प्राप्ति। तो धर्म अर्थ काम फर्स्ट, मोक्ष लास्ट, सेकेंड हो गया क्या, राज्य की मतलब वैभव की प्राप्ति, और थर्ड हो गया दीर्घायु की प्राप्ति और यौवन की प्राप्ति। ये हो गया रसशास्त्र का प्रयोजन। ठीक है, अब पढ़ेंगे रस औषधियों का महत्व। ठीक है, तो रस औषधियों का महत्व मतलब कि रस औषधियाँ जो होती है वो जो काष्ठ औषधियाँ है उनसे श्रेष्ठ कैसे है, ये बताया गया दूसरी औषधियों से कैसे श्रेष्ठ है। तो रस औषधि का महत्व देखेंगे तो रस औषधि जो होती है वो अल्प मात्रा में प्रयोग की जाती है। मतलब कि अगर हम इसको थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो ये हमारे लिए मतलब कि काम करेगी बॉडी में जाके, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत होगी। तो हमको सबसे पहला कि इसको अल्प मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, और रुचि नहीं होती है इससे,
ठीक है, अरुचि उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि भस्म और ये चीज़ें लेंगे तो इससे अरुचि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे हम काष्ठ औषधियों में आशा वरिष्ठ लेते हैं, चूर्ण लेते हैं जैसे पानी में घोल के, ये तो थोड़ा सा लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें अरुचि उत्पन्न नहीं होगी। शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना, शीघ्र ही वो ठीक भी हो जाएगा, मतलब रस औषधि हमारी बॉडी में जा करके बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत जल्दी काम करती है। असाध्य रोगों को भी दूर करती है और चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। असाध्य रोगों के लिए भी बताया है, और चिरकाल तक मतलब ये जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो अल्प मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं इसको, मतलब की जाती है, तो अल्प मात्रा में प्रयोग की जाती है अरुचि। ठीक है, अल्प मात्रा अरुचि जल्दी ही लाभकारी होती है, असाध्य रोगों को भी दूर करती है और चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। ठीक है, ये हो गया पहला महत्व। दूसरी चीज़ और बताइए, न दोषानाम न दुष्यानाम न च पुंसाम परीक्षणम। ठीक है, न देशस्य न कालस्य कार्य रस चिकित्सकी, मतलब कि अगर हम रस औषधि का प्रयोग करते हैं तो दोष दुष्य, पुंसाम मतलब कि रोगी, न देशस्य न कालस्य, मतलब इन 5 चीज़ों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना इनकी परीक्षा किए रस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। न दोषानाम न दुष्यानाम न च पुंसाम परीक्षणम न देशस्य न कालस्य कार्यम रस चिकित्सकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महत्व। अभी परिभाषा प्रकरण, तो ठीक है, स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, रस के बारे में पढ़ा, 3 डेफिनेशन, मतलब या 3 डेफिनेशन की एटमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा अपन ने, जैसे कोल शास्त्र वाला ध्यान रखना, 4 प्रकार की चिकित्साएं, चतुर्विध चिकित्सा वेदों के अकॉर्डिंग, ये और देह सिद्धि लौ सिद्धि, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रयोजन किसके, पहला प्रयोजन तो यही है कि देहवाद के लिए, और बाकी दूसरे आचार्य के अकॉर्डिंग 4 प्रयोजन थे जो मैंने याद कराए हैं। ठीक है, फिर औषधि का महत्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, तो मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब पढ़ेंगे परिभाषा प्रकरण। ठीक है, तो परिभाषा डेफिनेशन, किसी भी चीज़ की हम डेफिनेशन क्यों देते हैं, मतलब कोई भी वर्ड है तो उसको हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि उस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए। जैसे कहीं भी टेक्स्ट, मतलब कहीं भी टेक्स्ट में कुछ वर्ड लिखा है और वो समझ नहीं आ रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए जो भी होगा वो क्या होगी, परिभाषा, मतलब कि हमारे समझने के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों के द्वारा शास्त्र के गुप्त, ठीक है, संक्षिप्त मतलब कि एकदम छोटा सा, और सांकेतिक मतलब जो समझ में आ जाए, कुछ संकेत करे, ठीक है, डिनोट करे। तो संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों के द्वारा शास्त्र के गुप्त, मतलब शास्त्र में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो समझ नहीं आते, तो गुप्त, अप्रकट या किंचित प्रकट या संदिग्ध, संदिग्ध मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, कि कोई आचार्य इस वर्ड का मीनिंग ये बता रहा है और कोई आचार्य इस वर्ड का मीनिंग ये बता रहा है, ऐसा। तो संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट और संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो, उसे हम परिभाषा कहेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से बताए हैं, अप्रकट, किंचित प्रकट, या जो टफ मतलब गुप्त हो, या संदिग्ध, तो इनका हमको स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, परिभाषा। और किसमें, संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। तो संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों के द्वारा जो शास्त्र के गुप्त या अप्रकट और किंचित प्रकट संदिग्ध जो शब्द है, उनका अर्थ हमको कैसा स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो, उसे हम परिभाषा कहेंगे। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आगे यूज होता है आवाप, निर्वाप, ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आवाप। आवाप मतलब कि जैसे धातु, रस, स्वर्ण, रजत, लोह, इन धातुओं को क्या कहेंगे हम, पिघला। इन धातुओं को जो थे वो पिघला के इनके ऊपर प्रक्षेप द्रव्य डाल देते हैं। जैसे पिघला के प्रक्षेप द्रव्य हमने कल कपात इनमें भी डाले थे, वही कि धातुओं को जो थे वो पिघलाकर किसी भी अन्य औषधि द्रव्य का उसके ऊपर प्रक्षेप डालना, ये हो गया आवाप। ठीक है, उसके बाद है निर्वाप। निर्वाप के 2 पर्याय हैं, निर्वाप, निषेध और स्नापान। स्नापान से में स्नान, तो हमने धातुओं को स्नान कराया यहाँ पे, कैसे, तो लोह आदि धातुओं को हम क्या रेड होने तक गर्म करते हैं, मतलब इतना, और फिर उसको किसी भी लिक्विड मीडिया में जाके द्रव में बुझा देते हैं। ठीक है, मतलब ठंडा कर देते हैं। तो जैसे उसको क्या करा दिया, स्नान। तो निर्वाप का मीनिंग हो गया, मतलब याद रखना कि पर्याय है स्नापान, और न से निषेध, तो निर्वाप, निषेध और स्नापान, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, तो आवाप हो गया क्या, प्रक्षेप डालना। निर्वाप मतलब बुझाना। ढालन, ढालन मतलब धातुओं को पिघला के, जैसे धातुओं को पिघला के उसको लिक्विड मीडिया में डाल देना, तो वो वापस कठोर हो जाती है या ढल जाती है। तो धातुओं को पिघला कर उसे द्रव में ढाल लेने को ढालन कहते हैं। जैसे अगर सल्फर का, सल्फर का जो है वो चोदन हम करते हैं, तो उसमें है कि उसको हम क्या करते हैं, गोगरित मिला के उसको पिघलाते हैं और उसको दूध में डालते हैं, तो वापस वो कठोर हो जाता है।
तो वही, तो क्या कर हमको इनको पिघलाना है, द्रव में डाल देना है, उसको ढाल देना है, तो ये हो जाएगा ढालन। ठीक है। उसके बाद भावना। भावना देखेंगे, धातु आदि औषध चूर्ण को किसी द्रव में मर्दन कर सुखाने की क्रिया। ठीक है, मतलब जो भी हमको धातु आदि चूर्ण लेना है उसमें हम क्या लिक्विड मीडिया डाल लेंगे और उसमें मर्दन करते जाएंगे तब तक कि वो सूख ना जाए, तो वो हो जाएगा क्या, भावना। ठीक है। अब देखो भावना के बाद है शोधन। शोधन मतलब क्या, शोधन मतलब कि शुद्ध करना, मतलब मल को दूर करना, धातुओं से, भस्म से, किसी से भी, मतलब कि उनको अपने दोषों से दूर करना शोधन हो जाएगा। तो मल को दूर करने की विधियाँ अब सब अलग अलग हो सकते हैं, किसी को धोने से ही साफ हो जाती है केवल, कोई स्वेदन से होगा, कोई निर्वापन से होगा, कोई ठीक है प्रक्षालन से होगा, आवाप से होगा। तो अलग अलग विधियों का यूज हम कर सकते हैं शोधन में। ठीक है, शोधन हो गया। अब देखेंगे मारण। मारण मतलब कि भस्मीकरण। भस्म बनाने की विधि जो होती है उसे मारण कहेंगे, या भस्म बनाना मतलब मारण। ठीक है, तो धातु आदि द्रव्यों को चौरस आदि में मर्दन करके अग्नि संयोग द्वारा भस्म निर्माण करने की विधि को मारण कहते हैं। ठीक है। अब अमृतीकरण। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अमृतीकरण। ठीक है, हमने पढ़ा मारण, अब अमृतीकरण। अमृतीकरण का मीनिंग कि जो हमने ऊपर भस्म का निर्माण किया है वो भस्म के दोषों को दूर करना। ठीक है, मतलब भस्म जो बनाई है उसमें भी कोई दोष है तो उनको दूर करने को अमृतीकरण कहेंगे। मतलब कि अमृतीकरण वर्ड से ध्यान रखना, अमृतीकरण मतलब कि अमृत के समान बनाना, अमृतीकरण। तो इसमें क्या होता है कि गुण की वृद्धि होती है पर वर्ण की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है भस्म की। तो भस्म के दोषों को दूर करना अमृतीकरण है, गुण की वृद्धि और वर्ण की हानि होगी। ठीक है। अब लोहितीकरण। लोहितीकरण, लोहित मतलब रक्त वर्ण। तो यहाँ जो ऊपर वर्ण की हानि हुई है अमृतीकरण के कारण, तो उसको फिर से हमको लाना है। तो रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है उसे कहेंगे लोहितीकरण। नाम से याद रखना, अमृतीकरण मतलब अमृत के समान बनाना, कंफ्यूज मत होना। लोहितीकरण मतलब कि रक्त के समान, रक्त वर्ण का बनाना, तो वो हो जाएगा लोहितीकरण। ठीक है। हम अब है सत्वपातन। सत्वपातन से मतलब एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मतलब मान सकते हैं। तो क्या है इसमें, क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग और द्रावक गण, ये हम अभी द्रव्य वर्ग पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी क्या होता है ये। तो क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग और द्रावक गण, मतलब इसमें कोई औषधियाँ हैं, ग्रुप ऑफ औषधियों के बारे में बताया है। तो इन औषधियों के साथ क्या करते हैं, जिसका भी हमको सत्व निकालना है उसका खनिज, धातु या जो भी रत्न है उसको साथ में मर्दन करते हैं। मर्दन करने के बाद गोलक, मतलब एक गोला फॉर्म में बना के सुखा लेते हैं। मूसा जो होते हैं वो एक पात्र, मतलब ऐसा होता है कि जो तीव्र अग्नि को सह सकने वाला होता है। उस मूसा में मतलब कि इस तरीके से कोई पात्र होता है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो मूसा है ये, मूस नहीं है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। मूसा में रख करके सत्वपातन कोष्ठी में तीव्र दमन करते हैं। सत्वपातन कोष्ठी क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, मतलब कि जो अग्नि देने वाले, मफल फर्नेस जैसे होता है वैसे ही सत्वपातन कोष्ठी पहले यूज़ करते थे। ठीक, जो अग्नि के देने के लिए होता है। तो सत्वपातन कोष्ठी में तीव्र दमन करते हैं तो मूल पदार्थ का सार रूप पदार्थ प्राप्त होता है और इसे क्या कहेंगे, सत्व कहते हैं। तो सत्वपातन में हम क्या करेंगे, जो धातु रत्न जिसका भी हमको सत्व निकालना है उसे हम इस विधि से सत्वपातन करेंगे और उसका सत्व प्राप्त करेंगे। मतलब कि औषधियों के साथ मर्दन करेंगे, उसका ओला बनाएंगे, सुखाएंगे, मूसा में रख करके सत्वपातन कोष्ठी में दमन करेंगे और हमें सत्व प्राप्त होगा। अब सत्वपातन में दो तरीके की अग्नि का वर्णन किया गया है, बीजावर्त और शुद्धावर्त। ये क्या होती है, ठीक है। तो बीजावर्त क्या होती है, जो द्रवित किए जाने वाला जो द्रव्य है उसके ही अनुरूप अगर ज्वाला निकले तो वो बीजावर्त हो गई। जैसे जो भी द्रव्य हम द्रवित कर रहे हैं उसके अनुरूप अगर ज्वाला हो तो उसे कहेंगे बीजावर्त। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि द्रव द्रवीभूत होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इतनी अग्नि आ गई है अब कि जो भी हमने खनिज लिया है, मतलब कि मिनरल जो भी लिया है हमने, या कोई भी धातु ली है, कोई भी रत्न लिया है, तो वो द्रवीभूत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस अग्नि पे स्टार्ट हो उसे कहेंगे बीजावर्त। और उसकी ज्वाला कैसी होगी, द्रवित होने वाले द्रव के अनुरूप। ठीक है। अब शुद्धावर्त। शुद्धावर्त जो होता है वो श्वेत प्रकाश, शुद्ध से याद रखना कि शुद्ध क्या होती है, श्वेत वर्ण का प्रकाश वाला होता है। इस तापक्रम पर प्राय सभी प्रकार की धातु का सत्व निकल जाता है। मतलब कि सबसे पहले बीजावर्त होगी, उसके बाद शुद्धावर्त होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तपने के बाद शुद्ध हो गई, ऐसे याद रखना कि तो पहले बीजावर्त आएगी और शुद्धावर्त बाद में आएगी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अग्नि है तो यहाँ पे सत्वपातन होता है इसी अग्नि पे। तो स्टार्ट होता है कहाँ से, बीजावर्त से, और कंप्लीट कहाँ होता है, शुद्धावर्त पे सत्वपातन। ठीक है। आप पढ़ेंगे ध्रुति। ध्रुति क्या होता है, ध्रुति मतलब लिक्विड।
द्रुति जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिसकी भी द्रुति बनानी है हम धातुओं का खनिज इनकी द्रुति बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो विशिष्ट औषधियों के सहयोग से, यहाँ पर भी काष्ठ औषधियों के सहयोग से तीव्र दमन के योग से स्वर्णादि धातु या अन्य खनिज द्रव्य द्रवीभूत होकर द्रवावस्था में रह जाते हैं। मतलब औषधियों के साथ हमको ऐड करना है और उसको धातुओं को क्या करना है, पिघलाना है, वही है द्रवीभूत करना है, और वो फिर द्रवीभूत अवस्था में ही रह जाती है, ठीक है। तो उसे कहेंगे द्रुति, ठीक है। विशिष्ट औषधियों के सहयोग से तथा तीव्र दमन के युग से, ठीक है, स्वर्णादि धातु या भी जिसका भी अन्य खनिज का द्रवीभूत होकर के द्रवावस्था में रह जाता है, उसे कहेंगे द्रुति, ठीक है। द्रुति के लक्षण, द्रुति के जो होते हैं वो कितने 5 लक्षण हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 5 जो द्रुति के लक्षण है वो क्या क्या है कि सबसे पहले द्रुति लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव रूप में रहना, द्रुति है लिक्विड फॉर्म में रहेगी, लिक्विड है वो, और पात्र से चिपके ना, चमकदार हो, मूल पदार्थ से हल्की होनी चाहिए और पारद से अलग रहना चाहिए। अब देखो द्रुति है तो थोड़ा सा कैसी चमकदार होगी, पारद जैसी होगी, लेकिन फिर भी पारद से अलग होनी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, पारद से अलग होना चाहिए, मूल पदार्थ से हल्की होनी चाहिए, ठीक है, और पात्र में जो ना चिपके, ठीक है। तो ये 5 जो है वो द्रुति के लक्षण है, मतलब कि जो सम्यक द्रुति है उसके लक्षण कि अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है, ये चेक करने के लिए है, ठीक है। अब है 2 चीज़ें, एक रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग। ये जो पुराने वैद्य थे वो किस तरीके से अपनी कमाई करते थे, ऐसा कुछ है, तो ये कुछ 2 भाग बताए हैं। तो रुद्र भाग जो होता है वो किससे लिया जाता है, व्यापारी से लिया जाता है। अब रुद्र भाग व्यापारी से लिया जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि रुद्र नाम का एक व्यापारी था जो मेडिसिन मतलब कि मेडिकल थी उसकी, वो दवाइयाँ बेचता था, ठीक है। तो व्यापारी लोग से जो औषधियाँ जो थी वो वैद्य रोगी जो खरीद लेते थे, तो उसके मूल्य का जो 11वां हिस्सा था वो वैद्य व्यापारियों से वसूलते थे। मतलब वही कमीशन जैसे ही हो गया कि जो भी व्यापारी था, मतलब जो रुद्र नाम का व्यापारी था, उससे औषधियाँ लेते थे, डॉक्टर भी लेते थे, ड्रग्स मतलब डॉक्टर भी और रोगी भी दोनों मेडिसिन लेते थे, तो उसका जो भी मूल्य है टोटल उसका 11वां भाग कौन, वैद्य व्यापारी से लेते थे। तो ये हो गया रुद्र भाग, कितना भाग लेते थे, 11वां भाग लेते थे, ठीक है। धन्वंतरी भाग, धन्वंतरी भाग जो है वो रोगी से लिया जाता था, जो भी रोगी वैद्य के पास आते थे उससे लिया जाता था। अब कौन सी मात्रा कितनी ली जाती थी, मतलब पहले जो रोगी आते थे वो अपना मेडिसिन साथ में बनवा के लाते थे, जैसे कि स्वराज, तेल, घृत, तो इनको आधा भाग तो कौन वैद्य रख लेते थे और बाकी आधे भाग से उनकी चिकित्सा करते थे। अवलेह का कितना, 1/8 भाग, अवलेह से 1/8 भाग याद रखना। पहले तो आधा भाग स्वराज, तेल और घृत का आधा भाग रख लेते थे, अवलेह का 8वां भाग, और भस्म, चूर्ण, वटी इनका 1/7वां भाग रखते थे, ठीक है। तो आधा भाग अवलेह से 8 याद रखना और 7वां भाग क्या, भस्म, चूर्ण, वटी, मोदक इनका 7वां भाग। तो ये हो गया धन्वंतरी भाग, रुद्र भाग। रुद्र व्यापारी था, व्यापारी, और ये कितने 11, तो ये 11वां भाग रखते थे और ये आधा 1/8 1/7, ठीक है। अब उत्तम भस्म की परीक्षा, हाँ, जो हमने भस्म बनाया था, भस्म निर्माण किया था, मतलब मारण हुआ था, फिर अमृतीकरण और लोहितीकरण, ये ठीक है। अब इसके बाद हम जो भस्म है उसको वो अच्छी कैसे बनी है, मतलब जो उत्तम कैसे है, तो उसकी कुछ परीक्षा है, तो वो के कौन सी है बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये रेखा पूर्णता या मृत लोह, मतलब जो अगर रेखा पूर्णता है उसी को मृत लोह बोलेंगे, मतलब ठीक है। जो रेखा पूर्णता मतलब कि ये एक टेस्ट है, जैसे कि हमने भस्म को लिया और कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के मध्य में रखा, ठीक है, और इसको इस तरीके से मसलेंगे हम और फिर छोड़ देंगे, और इसको हम इन हाथों से जो भी उसको कपड़े से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद भी जो ये बारीक सी रेखाएं हैं इनमें जो होते हैं वो अगर वो दिखती है या फंसी हुई रहती है, मतलब वो अच्छी बनी है, उत्तम है, तो वो क्या है, रेखा पूर्णता। और इसी भस्म को मृत लोह कहा है, ठीक है, मतलब उसकी पर्याय है कि अगर उसने वो रेखा पूर्णता है तो वो मृत लोह भस्म है कहलाएगी, ठीक है। तो ये किसका प्रतीक है, सूक्ष्मता का, मतलब कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बनी है भस्म, जो हमारी बॉडी के हर एक पार्टिकल से मतलब कि छोटे छोटे स्रोतों में जा कर के वह कर सकती है। फिर वारी तर, वारी तर नाम से समझ में आ रहा है, वारी मतलब जल और तर मतलब तैरना। तो जैसे हम वही अंगुष्ठ पे हमने लिया, पहला वाला हो गया रेखा पूर्णता, बस हमें पकड़ के छोड़ दिया तो वो उसके ऊपर तैरने लग जाएगी, तो वो हो जाएगा वारी तर। ऊनम भस्म क्या है, अब उस के ऊपर तैर रही है तो उस तैरी जो पानी में हमने भस्म डाली है वो तैर रही है, उसके ऊपर हमने कोई भी धान्य रख दिया, ठीक है। तो धान्य आदि जो भी हमने रखा है,
जहाँ वो क्या हो जाएगा, वो तैरने लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, देखो धान्य आदि अन्न जो है वो हंस के ऊपर क्या करता है, हंस के समान जो है वो तैरता है, हंस के ऊपर पानी के ऊपर जो है हंस के समान तैरता है जो भी धान्य है वो, तो उसे कहेंगे ओणम भस्म। तो सबसे पहले रेखा पूर्णता, फिर पानी में डाला और फिर धान्य डाला, तो ये तीन तो एक जैसे हो गए। फिर दो है अलग, अपुनर्भव और निरुद्ध। अपुनर्भव नाम से ही थोड़ा सा समझ आ रहा है कि अपुनर्भव मतलब कि पुनः उस स्टेज में ना जाना, मतलब भस्म जिससे बनी है वो पुनः उस मूल पदार्थ में ना बदले। ठीक है, तो इसके लिए हम मतलब कौन से ये करते हैं, तो मित्र पंचक को ऐड करते हैं भस्म के साथ। ठीक है, मित्र पंचक क्या है, गुड़ गुंजा टंकण मधु और घृत, ठीक है। तो ये 5 मित्र मतलब मित्र पंचक को भस्म के साथ लेंगे और इसको क्या करेंगे, अग्नि पे बहुत तीव्र अग्नि पे दमन करेंगे। ठीक है, तो इसमें भस्म में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब वो अपने मूल रूप में ना आए, तो मतलब वो अच्छी बनी है। ठीक है, और मित्र पंचक मतलब ऐसे अगर है कि अपुनर्भव जो 5 मित्र थे वो किसी से भी मिलने के बाद वो नहीं बदले, तो मित्र पंचक अपुनर्भव में आएगा। ठीक है, निरुद्ध भी सेम ही वैसे, बस इसमें चांदी के टुकड़े लेते हैं भस्म के साथ और फिर इसको हॉट मतलब गर्म करते हैं, तो यहाँ पे भस्म का थोड़ा सा भी अंश होता है वो चांदी के साथ नहीं चिपकता, तो ये हो जाएगा निरुद्ध भस्म, मतलब अलग रहती है वो। तो ये हमने 5 प्रकार की परीक्षाएं पढ़ ली, रेखा पूर्णता, वारितर, ऊनम, अपुनर्भव जिसमें 5 मित्र और फिर निरुद्ध जिसमें चांदी के टुकड़े हैं। मित्र पंचक क्या है, गुड़ गुंजा टंकण मधु और घृत। ठीक है, ये रसरक समुच्चय के अकॉर्डिंग है, बल्कि रस तरंगिणी ने जो है वो गुड़ की जगह क्या माना है, गुगुलू माना है। और वैसे अगर एग्जाम में अगर आता है कि मित्र पंचक, तो गुगुलू वाला ही लिखना है, क्योंकि परिभाषा प्रकरण में जो हम रस तरंगिणी को प्रायोरिटी देते हैं और बाकी हम रसरक समुच्चय को देते हैं, मतलब कि परिभाषा प्रकरण में हमको रस तरंगिणी ने जो बताया है उसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो गुड़ की जगह गुगुलू आएगा, लेकिन अपुनर्भव ये जो है मतलब परीक्षा ये किन्होंने बताई है, रसरक समुच्चय ने बताई, तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, गुड़। ठीक है, तो यहाँ पे गुड़ लिखना है, लेकिन अलग से अगर आता है कि मित्र पंचक क्या है तो उसमें गुगुलू लिखना है, क्योंकि वो रस तरंगिणी का है। ठीक है, अभी ये थोड़ा रस तरंगिणी छोटा नाम है, रसरक समुच्चय बड़ा नाम है। ठीक है, तो रस तरंगिणी, अब परिभाषा प्रकरण भी छोटा सा ही है, तो छोटे से के लिए उनको मानना है और रसरक समुच्चय को आगे प्रायोरिटी देनी। ठीक है, मतलब परिभाषा प्रकरण के लिए हमको रस तरंगिणी को मानना है। ठीक है, अब ये हो गए परिभाषा प्रकरण, इसमें अब मैंने बहुत सारी परिभाषाएं देखी है, आवाप, निर्वाप, शोधन, मारण, अमृतीकरण, लोहितीकरण क्या है, सत्वपातन में सत्व बनाना है, बीजावर्त, शुद्धावर्त, अग्नियाँ है, बीजावर्त में जो है द्रव जो होता है वो क्या लिक्विड मतलब उसका द्रवीभूत होना स्टार्ट होता है, बीजावर्त में उसका सत्व निकलना स्टार्ट होता है। ध्रुति जो हमने लिक्विड फॉर्म में बनाई थी, इसके 5 उत्तम ध्रुति के 5 लक्षण बताए हैं। रुद्रभाग क्या है, रुद्र नाम के व्यापारी जिससे हम 11वां हिस्सा लेते हैं। धन्वंतरी भाग जो हम रोगी से लेते हैं, मतलब वैद्य लोग रोगी से लेते थे, अब तो नहीं लेते हैं। ठीक है, और उत्तम भस्म की 5 परीक्षाएं बताई है। अब पढ़ेंगे द्रव्य वर्ग। ठीक है, द्रव्य वर्ग में जो होता है कहते हैं ग्रुप ऑफ औषधियों को ऐड करके एक वर्ग बना दिया है कि जैसे अगर आगे आता है कि अम्ल पंचक, तो उनको 5 चीज़ें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होगी। अम्ल पंचक से हम समझ जाएंगे कि ये इसमें ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल वर्ग है, तो इसमें सारी अम्ल चीज़ें आ जाएगी। नींबू पहले तो देख लो, जम्बीरी नींबू, कागजी नींबू, मातुलुंग नींबू, फिर नारंगी, बेर, अम्लवेतज, अनार। ठीक है, इसको याद करना इतना कोई वो नहीं है डिफिकल्ट। अब अम्ल पंचक में 5 अम्ल है, तो 3 नींबू है, 1 नारंगी है और 1 हो जाएगा अम्लवेतज, अम्ल से ही अम्लवेतज। तो 3 नींबू कौन से, कागजी, जम्बीरी, मातुलुंग, 1 नारंगी और 1 अम्लवेतज। ठीक है, ये हो गए 5। अब शीर त्रय, तो 3 तरीके की शीर किससे निकलते हैं, जिन भी जिस चीज़ भी प्लांट से निकलेंगे वो आ जाएंगे। सबसे बेसिक अर्क हम कहीं भी देखते हैं, वट से भी निकलता है, तो अर्क, वट और स्नोवी। करवीर यहाँ नहीं है, याद रखना है, यहाँ पेड़ है वट। ठीक है, तो अर्क, स्नोही और वट। मधुत्रय में है घृत, मधु और गुड़, तो गुड़, मधु और घृत। यहाँ शर्करा नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जो नहीं है वो याद रखना ताकि याद रहे कि इसमें ये नहीं है, मतलब कि फिर घृत होगा, क्योंकि मधु गुड़ तो मीठा होता ही है और इसमें घृत मिला दिया। ठीक है, पंचमृतिका में 5 तरीके की मिट्टी है, कौन कौन सी, ईंट का चूर्ण, गैरिक का चूर्ण, दोनों कलर से हमको याद हो गया, ईंट का चूर्ण, गैरिक का चूर्ण। सेंधव लवण, कंडों की राख,
और वाल्मीकि मिट्टी। वाल्मीकि मृतिका जो थी वो क्या है, दीमक की मिट्टी, ठीक है। इसको पंचमृतिका में बताया गया है, ठीक है। अब तो क्या हो गया, ईंट, गहरिक, सेंधव और ये दोनों राख, कंडों की राख और वाल्मीकि मृतिका, ये हो गई पंचमृतिका। फिर है पंचगव्य। पंचगव्य, गव्य से गाय बोलेंगे तो जो गाय से भी गाय से हमको 5 चीज़ें मिलेगी वो पंचगव्य में आ जाएगी। तो दुग्ध, घी, दही, गोबर और मूत्र। तो दूध, घी और दही हमको 8 पल लेना है, गोबर 1 और मूत्र 3, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो पंचगव्य का निर्माण होगा, मतलब बनेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले कितनी चीज़ें लेनी, 8 8 8। गोबर हमको थोड़ा सा लेना है, मूत्र हमको 3 पल लेना है, ठीक है। तो ये 3 पल हो जाएगा मूत्र। फिर है पंचामृत। पंचामृत वैसे पूजा में यूज़ करते हैं तो पता ही होगा कि क्या क्या आता है इसमें, और इनको समान मात्रा में लेना है पंचामृत को। बाकी पंचगव्य के रेशियो अलग अलग है, दूध, घी, दही के सेम है, पर ये याद रखना, गोबर का 1, मूत्र का 1। इसमें हम सब समान लेंगे पंचामृत में। इसमें क्या आता है, वही दूध, घी, दही, ऊपर के 3 तो सेम ही आएंगे, लेकिन इसमें 2 चीज़ें ऐड होंगी, घृत और शक्कर, ठीक है, मतलब शर्करा। ये हो गए पंचामृत। पंचामृत, पंचगव्य, ठीक है, और पंचमृतिका हो गई। अब है क्षार, द्वय, त्रय। तो 2 क्षार, क्षार द्वय में क्या है, यवक्षार, सर्जिक्षार, टंकण मिला देंगे तो क्षार त्रय हो जाएगा। यवक्षार, सर्जिक्षार 2 तो याद ही रखना है, टंकण मिला दिया तो त्रय हो जाएगा। पंचक में क्या है, यव और सर्जी दोनों तो है, पलाश और तिल 2 याद रखना, यव सर्जी तो है, पलाश और तिल, मुश्क अलग हो जाएगा, ठीक है। 4 अष्टक में फिर 8, मतलब इसमें 4 पेयर याद रखना है। सबसे पहला पलाश, तिल, ये पेयर याद किया अपन ने, ठीक है। पलाश, तिल, यव और सर्जी, अपमार्ग, इमली, और फिर 2 दुग्ध के, मतलब कि जो दूध और जिसे निकलता है, जो अपन ने पढ़ा था। तो इसमें है अर्क और थुवर, वट नहीं है, ठीक है। थुवर मतलब स्नोई, तो यहाँ अर्क और स्नोई आ जाएगा, अर्क और स्नोई, हाँ ये लिखना आप, ठीक है। तो 4 अष्टक में हमने पढ़ा यवचार, सर्जिचार, ये तो कॉमन है, पलाश और तिल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 हमने याद किया, अपमार्ग और चिंचा। अपमार्ग, चिंचा, चिंचा मतलब इमली, अपमार्ग, चिंचा, और स्नोई और अर्क, ऐसे 2 याद करना पेयर में तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्षार, द्वय, सर्जिचार, यवचार, टंकण मिलाया। फिर है यवचार, सर्जिचार, पलाश, तिल और मुश्क। ये 5 में मुश्क है, वो अष्टक में नहीं है क्योंकि यहाँ 2 के पेयर है। तो यहाँ पे यवचार, सर्जिचार, पलाश, तिल, अपमार्ग, चिंचा और स्नोई और अर्क, ठीक है। द्रावक गण। द्रावक गण क्या है, तो द्रावक गण जो है, अपन ने जो मित्र पंचक पढ़े हैं ना, दोनों तरीके के, रस समुच्चय, रसरक, तरंगिणी, उनको दोनों को लिख देना, मतलब इसमें गुड़ भी आ जाएगा और इसमें गुगलू भी आ जाएगा, और बाकी 4 चीज़ें तो आएंगी, मधु, गुड़, घृत और टंकण। तो गुंजा, मधु, गुड़, घृत, टंकण और गुगलू, ठीक है। मित्र पंचक देखो, रस तरंगिणी ने क्या गुड़ को नहीं माना है, गुगलू को माना है, ठीक है। तो हमको यही यह मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो हमको रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर लवण पंचक। तो 5 लवण कौन से होते हैं, सेंधव, सामुद्र, सुवर्चल, विड़ और रोमक, ठीक है, रोमक है वो। उसके बाद रक्त वर्ग। रक्त वर्ग में जो थे क्या, रक्तवर्ण की औषधियाँ आएंगी, ठीक है, मंजिष्ठा, केसर, लाक्षा, दाडिम, रक्तचंदन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हो जाएंगी रक्त वर्ग में, रक्तवर्ण वाली। श्वेत में श्वेत वाली, तगर, कुष्ठ, श्वेत गुंजा, जीवंती, श्वेत कमल। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्षार वाला पूछ सकते हैं कि क्षार अष्टक, क्षार पंचक, मित्र पंचक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 लवण, सेंधव, सामुद्र, सुवर्चल और विड़ लवण, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पंचामृत का यूज़। पंचामृत का यूज़ होता है वो कहाँ करते हैं, अमृत से याद रखना, अमृतीकरण। तो ताम्र के अमृतीकरण में यूज़ होता है पंचामृत, ठीक है, ये ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। उसके बाद पंचमृतिका। पंचमृतिका का यूज़ करते हैं स्वर्ण के शोधन में, सोने का शोधन हम पढ़ेंगे, जब धातुओं का शोधन पढ़ेंगे ना, तो स्वर्ण के शोधन में पंचमृतिका का यूज़ करते हैं। मधु, त्रय, शीत, द्वय, अम्ल पंचक, अम्ल वर्ग, ये सब हो गया द्रव्य वर्ग, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने परिभाषा प्रकरण, मतलब पहले तो हिस्ट्री और ये सब पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वो बता दिया था मैंने। उसके बाद हमने परिभाषा प्रकरण पढ़ा और फिर हमने द्रव्य वर्ग पढ़ा, ठीक है। अब हम अगले क्लास में अगला चैप्टर, मतलब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।